बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर 2 कल हमने स्टार्ट किया हॉप्सो। आपने उसका जो इंट्रोडक्शन लिया उससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। आपको पता चला होगा बेसिक GW बेसिक दो फ़र्क चीज़ें हैं। लैंग्वेज भी बेसिक है, उसका कंपाइलर GW बेसिक है, हमने ये डिस्कस किया। उसके बाद देखा बेसिक और GW बेसिक कंपाइलर वर्क्स इनटू मोड, डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड, फिर कमांड एंड स्टेटमेंट। तो ये कुछ 2-4 डेफिनेशंस हमने कल देखी थी। वहाँ तक होप सो आपने रिवाइज किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे आगे लेकर चलते हैं कि जब आप GW बेसिक जो कि एक कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है उस लैंग्वेज का, उसके अंदर प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। कुछ जनरल तो चीज़ें हैं तो क्रिएट करना है जब आपने प्रोग्राम। सबसे पहले तो क्रिएट करते हुए ये याद रखना है, एक तो जो जब हम बात करते हैं प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मीन इंस्ट्रक्शन है तो स्टेटमेंट है। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है, स्टेटमेंट को आप लिखते हैं इंटरेक्ट मोड में, तो प्रोग्राम GW बेसिक के इंटरेक्ट मोड में ही लिखा जाता है। ये डायरेक्ट मोड के अंदर हम नहीं लिखते, ये बात आपने क्लियर कर लेनी है, ठीक है। तो जब आपने प्रोग्राम को क्रिएट करना है तो आपने सबसे पहले जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट वी राइट लाइन नंबर एंड देन स्टेटमेंट। पहले आप एक लाइन नंबर लिखते हैं और लाइन वो स्टेटमेंट फॉलो कर रही होती है प्रेसिडेंट बाय अ लाइन नंबर। लाइन नंबर पहले आता है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट आती है। तो फॉर एग्जांपल इफ वी राइट अ प्रोग्राम, फर्स्ट आई विल राइट लाइन नंबर 10, मैंने लाइन नंबर 10 लिखा, उसके बाद मैं स्टेटमेंट लिखूँगा प्रिंट 10 + 13, देन नेक्स्ट लाइन नंबर एंड स्टेटमेंट। तो मैंने पहले लाइन नंबर लिखनी है, फिर अपनी स्टेटमेंट लिखनी है। तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो लाजमी है कि आपने सबसे पहले एक लाइन नंबर लिखनी है, और लाइन नंबर लिखने के बाद आप फिर वो स्टेटमेंट लिखेंगे। लाइन नंबर के बगैर स्टेटमेंट आप नहीं लिख सकते। अब ये जो लाइन नंबर है, ये लाइन नंबर क्या होना चाहिए? लाइन नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, मगर वो जो हमारे लाइन नंबर है उस लाइन नंबर की जो रेंज है, लाइन नंबर शुड बी बिटवीन 0 to 655 to 9। तो इसके दरमियान और आप कोई भी लाइन नंबर को लिख सकते हैं। ये इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को शो कर रहा है। आप 0 से लेकर 655 to 9 कोई भी लाइन नंबर हो सकती है। नेगेटिव में लाइन नंबर नहीं लिख सकते, इससे बड़ी वैल्यू में लाइन नंबर नहीं लिख सकते। तो आपने इस रेंज के दरमियान में इंक्लूड दिस रेंज आप लाइन नंबर लिखते हैं पहले। जब आप लाइन नंबर लिखते हैं फिर आगे आप स्टेटमेंट लिखते रहते हैं अपनी। तो पहली बात जो हमने सीखी वो ये है कि जब भी आपने अपना प्रोग्राम लिखना है तो वो लाइन नंबर देन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से पहले लाजमी कोई ना कोई लाइन नंबर आएगी और उस लाइन नंबर की रेंज भी हमें पता चले। अब एक लाइन नंबर में कितने करैक्टर लिख सकते हैं आप? ये तो है ना, ये वाली लाइन नंबर इसके दरमियान होनी चाहिए। जो ये लाइन नंबर है इसमें कितने करैक्टर आ सकते हैं? तो मैक्सिमम 255 characters can be written in one line number। एक लाइन नंबर के अंदर आप मैक्सिमम 255 करैक्टर्स लिख सकते हैं। इस तरह से जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पेस आल्सो करैक्टर 10 करैक्टर लिखे हैं। तो आप एक लाइन में मैक्सिमम 255 करैक्टर्स को लिख सकती हैं। आप एक लाइन के अंदर एक स्टेटमेंट लिखते हैं, लाजमी नहीं है। जैसे मैंने 2 स्टेटमेंट 2 लाइन्स में लिखी, आप एक लाइन में मोर देन 1 स्टेटमेंट लिख सकते हैं।
more than one statement can be written in the same line but they must be separated by colon. आपने इसको कोलन के ज़रिए सेपरेट करना है लाजमी। तो more than one statements can be written in same line but must be separated by colon। वो आप कॉलन के ज़रिए सेपरेट कर देते हैं इस वाले कॉलन से। फॉर एग्जांपल मैं इसी वाले को लिख दूँ लाइन नंबर 10 प्रिंट 10 + 13 कॉलन और अगली स्टेटमेंट। तो इससे क्या हुआ, आपने कॉलन यूज़ किया, अगली स्टेटमेंट लिख दी, आपको नेक्स्ट लाइन नंबर नहीं लिखना पड़ा। तो आप कॉलन यूज़ करते हैं अगर आप एक ही लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट आप कॉलन यूज़ कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये जो प्रोग्राम चलता है, प्रोग्राम कैसे चलता है? कभी सोचा है कि क्या हमने लिख दिया, जब इसने चलने से मतलब एग्जीक्यूट होता है, आउटपुट देता है, तो किस तरतीब में देता है, किस ऑर्डर में हमें ये एग्जीक्यूट होगा? तो वो जो एग्जीक्यूट होता है उसका जो ऑर्डर होता है वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। एक असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए लाइन नंबर, पहले छोटा लाइन नंबर, फिर उससे बड़ा लाइन नंबर, देन उससे बड़ा लाइन नंबर, तो एक असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो प्रोग्राम will execute in ascending order of लाइन नंबर। लाइन नंबर की बढ़ती हुई तरतीब से चलता है। फॉर एग्जांपल पहले छोटी लाइन नंबर 10 फिर 20 और इससे बड़ी, इस तरतीब से चलता है असेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर आपने लाइन नंबर की फिजिकल अपीयरेंस चेंज किया, मतलब पहले आपने लिख दिया लाइन नंबर 20 फिर 10, सो लाइक दिस, फिर क्या होगा? पहले मैंने लिखा 10 प्रिंट 10 + 3 फिर 30 एंड फिर 20 प्रिंट। तो ये मैंने इस ऑर्डर में लिखा, पहले 10 फिर 30 फिर 20। मैंने फिज़िकल जो अपीयरेंस है, जो ऑर्डर है, उसका फिज़िकली चेंज किया, पहले 10 फिर 30 फिर 20। अब आपके जहन में कौन सी लाइन पहले चलेगी, 10 के बाद 30 चलेगी या 20? तो हमने कहा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर में ये एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो पहले तो लाइन नंबर चली 10, जैसे कि हमें पता था 10, उसके बाद 20 चलेगी, उसके बाद 30 चलेगी। तो फिजिकल अपीयरेंस डजंट मैटर, फिजिकल अपीयरेंस डजंट मैटर। ठीक है, पहले लाइन नंबर 10 फिर 20 फिर 30, तो लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करेगी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है, तो लाइन नंबर लॉजिकली मैटर नहीं करेगा कि वो पहले 30 लिख दिया या 20 लिख दिया। तो इस बात को भी आपने जहन में रख लेना है कि पहले 10 फिर 20 फिर 30। तो फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करनी, लॉजिकल। आप एक लाइन में मोर देन वन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बट उसको आपने सेपरेट कर देना है विद कॉलन। कॉलन के ज़रिए आपने उसको सेपरेट कर देना है। ठीक है, अब ये आपने कुछ बातें हैं जो आपने जब प्रोग्राम को क्रिएट करना है, कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं बेसिक लैंग्वेज में, GW बेसिक को यूज़ करते हुए, तो आपने इन चीज़ों को जहन में रख के अपना प्रोग्राम लिख देना। और एक लास्ट बात, आपने लाइन नंबर
शुड बी नॉट रिपीट। दो लाइन नंबर्स को आपने सेम नहीं लिखना। अगर आपने पहले लाइन नंबर 10 लिख दिया है, आप अगेन लाइन नंबर 10 लिख देते हैं, कोई भी लाइन नंबर आप रिपीट करते हैं तो क्या होगा, आपकी जो पहले लाइन नंबर आपने लिखी है उसका डाटा लॉस हो जाएगा और जो नई लाइन नंबर है वो यूज़ होगी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है एक लाइन नंबर एक बार आपने लिख दी उसको आप दोबारा ना लिखें, आप उसको रिपीट ना करें, अदरवाइज़ डाटा लॉस्ट हो जाएगा ओरिजिनल लाइन नंबर का जो आपने पहले लिखा हुआ है। तो ये क्रिएट जब आप प्रोग्राम करेंगे GW बेसिक कंपाइलर को यूज़ करते हुए तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेना है। आपने अपनी स्टेटमेंट को हमेशा एक लाइन नंबर से शुरू करना है, लाइन नंबर फिर आपकी स्टेटमेंट आया करेगी। फिर आपकी जो लाइन नंबर है उसकी रेंज डिस्कस की 0 से लेके 65529 इसके दरमियान, और ये भी शामिल है। आप एक लाइन में मैक्सिमम 255 करैक्टर्स लिख सकते हैं और एक लाइन में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मगर आपने उसको सेपरेट करना होगा कोलन के सिंबल के ज़रिए। आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर। उनका जो लॉजिकल ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर, फिजिकल अपीयरेंस नहीं मैटर कर रही, पहले 10 है 30 है 20 है तो पहले लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट हुआ, उसकी आउटपुट आई, फिर 20 उसकी आउटपुट आई, फिर 30 उसकी आउटपुट आई। इस तरीके से ये फिजिकल अपीयरेंस को नहीं देख रहा हमारा प्रोग्राम कौन सी स्टेटमेंट पहले या कौन सी बाद में, बल्कि एक लॉजिकल ऑर्डर ऑफ लाइन नंबर देखेगा। तो आपने क्रिएट कर लिया, आपने GW बेसिक के ऊपर जब प्रोग्राम क्रिएट कर लिया तो नेक्स्ट काम है आप उसको सेव कर लें फॉर फ्यूचर यूज़। बिकॉज अगर फ्यूचर में आपको यूज़ करना है, आपका जो प्रोग्राम है ये आप रैम के अंदर लिख रहे हैं और रैम वोलेटाइल मेमोरी है, आपने सेव नहीं किया तो वो सारा का सारा हो गया लॉस्ट। यहाँ कंप्यूटर बंद किया, यहाँ फ्यूचर में आपने वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो वो ख़त्म हो चुका है, आप उसको सेव कर लेते हैं। सेव करने से मुराद उसको आप परमानेंट स्टोर करें, कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। तो सेव करने की शॉर्टकट की F4 प्रेस करें, यहाँ पे कमांड यूज़ कर सकते हैं सेव की। जब आप F4 प्रेस करते हैं या सेव की कमांड कर लिखते हैं तो क्या होता है, वो आपसे उसका नेम पूछता है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा माई तो .bas आ जाता है। अब ये जो .bas आता है ये क्या है, ये एक्सटेंशन है, ये हमारे बेसिक प्रोग्राम की एक्सटेंशन है। माई उसका नेम रखा हमने, डॉट के बाद जो लफ्ज़ आता है वो एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन आपको डाटा टाइप ऑफ फाइल बता रही होती है, या आपको बताएगी कि आपकी ये जो फाइल है उसके अंदर जो डाटा स्टोर है वो BAS मतलब बेसिक प्रोग्राम हमारे पास एक मौजूद है। तो आपको MCQs भी आ जाता है कि एक्सटेंशन ऑफ बेसिक प्रोग्राम इज़, तो बेसिक प्रोग्राम की एक्सटेंशन क्या है, .bas .com.exe। तो आपने उसमें से सिलेक्ट करना है .bas, तो बेसिक प्रोग्राम, वहाँ से BAS हमने एक्सटेंशन लिख ली। तो आप इसको नेम देते हैं, अगर आप इसको कोई नेम नहीं देते आप सेव कर देते हैं तो वो खुद इसको नाम देगा, उसको नो नेम 00.bas, नेक्स्ट का नो नेम 01, नो नेम 02, इसी तरीके से वो खुद नेम देता रहेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी का नेम भी रख सकते हैं। तो आपने इसको सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया। तो सेव करने के बाद नेक्स्ट लोड से मुराद आपने जो प्रोग्राम सेव किया है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर तो सिर्फ स्टोर किया है परमानेंटली, बट आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा रैम के अंदर। आपको याद हो 9th क्लास में हमने पढ़ा, हमारे पास एक मदरबोर्ड है, उसके ऊपर रैम है और मदरबोर्ड से अलग हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसके अंदर परमानेंट डाटा स्टोर है। आप जब डाटा एग्जीक्यूट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको रैम में लेकर आना पड़ता है आपको, बसेस के ज़रिए हम ले आते हैं। तो डाटा, या अब हम इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, प्रोग्राम की बात, तो जो आपने सेव किया उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उसको लोड करना पड़ेगा रैम के अंदर। तो लोड से मुराद ट्रांसफ़र प्रोग्राम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। तो रैम के अंदर आप इसको लोड करते हैं और उसके लिए जो शॉर्टकट की है F3,
यहाँ पर लोड की कमांड, ये कमांड्स हमने आगे जाके पढ़नी है। लोड सेव, तो F3 MCQs में याद रखना है लोड के लिए, F4 सेव के लिए। तो जब आप लोड करते हैं आपका प्रोग्राम, अगर जैसे हमने यहाँ नेम कोई नहीं रखा, नो नेम 00, आप इस नेम को टाइप करके लोड करेंगे तो वो प्रोग्राम हार्ड से लोड हो गया रैम में। अगर आपने कोई ऐसा नेम लिख दिया जो प्रोग्राम नहीं है हमारे पास, इनवैलिड नेम लिख दिया, तो एरर आ जाएगा। तो आपने ऐसा नेम लिखना है जो आपकी हार्ड में पहले से स्टोर है। तो आपने लोड करना है, लोड कर लिया, और लास्ट काम हमारा उसको रन करना, मीन एग्जीक्यूट कर देना प्रोग्राम को। रन से मुराद एग्जीक्यूट करना और आपकी आउटपुट आ जाए, डिज़ायर्ड आउटपुट हासिल करना। एग्जीक्यूट रैम में आ गया, रैम में आते ही आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे F2 शॉर्टकट की से, यहाँ पे रन की कमांड से। जो कमांड पर है रन लोड, हमने पढ़ा था IDE है हमारे पास। GW बेसिक IDE मीन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है। मेन्यू बेस्ड इन्वायरमेंट है, मेन्यू पर सारी ऑप्शन आ रही होती है। आप कमांड ना लिखें, शॉर्टकट की ना प्रेस करें, आप वहाँ से लोड करें, मेन्यू को यूज़ करें, रन करें, सेव करें। तो मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ईजी है यूज़ करना, इसलिए हम इसको कहते हैं IDE। एक पूरा एडिटर है हमारे पास। तो आप जब रन करते हैं तो आपकी आउटपुट आ जाती है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो ये हमने देखा कि जब आप GW बेसिक पे प्रोग्राम लिख रहे हैं तो सबसे पहला काम तो क्रिएट करना। क्रिएट अब कैसे करना है हमें नहीं पता, बिकॉज हमने अभी सीखा नहीं है, हमें बस पता है क्रिएट करते हुए इन बातों को फॉलो करना। वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में आहिस्ता आहिस्ता, कि वो जब आप क्रिएट करते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या है हमारे प्रोग्राम का। प्रोग्राम क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद उसको आपने स्टोर किया इन सेकेंडरी मेमोरी फॉर द फ्यूचर यूज़, और उसके बाद आप उसको लोड करते हैं एंड रन कर देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेसिक का स्ट्रक्चर देखेंगे। आप देखेंगे मोस्टली चीज़ें वही होंगी जो हमने क्रिएट द प्रोग्राम में लिखा, और उसके बाद वेरिएबल्स की जानी पाएंगे, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ तक, और लास्ट लेक्चर आपने रिवाइज करना है। डिस्कशन लेक्चर में आप लोग पूछ लेना कोई प्रॉब्लम होगी, होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मैं छोटे छोटे प्रोग्राम लिख रहा हूँ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखना सीखेंगे। प्रिंट से क्या होता है, एंड से क्या होता है, तो ये सारी स्टेटमेंट्स हमने आगे एक एक करके पढ़नी है। तब तक आपको थोड़ी सी पता चलती जाएगी आउटपुट के लिए प्रिंट यूज़ होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।